नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बड़े गैप डाउन के बाद बाजार में रिकवरी की कोशिश। निफ्टी निचले स्तरों से 100 पॉइंट से ज्यादा सुधरकर 24,900 के ऊपर आया, लेकिन मिड कैप्स में शानदार रिकवरी। निचले स्तरों से 600 पॉइंट से ज्यादा का सुधार। स्मॉल कैप इंडेक्स भी रिकवर होकर दिन के ऊपरी स्तरों पर। ऑटो और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली। दोनों इंडेक्स 1 से 1.5% कमजोर। एमएनएम, इन्फोसिस 2 से 2.5% नीचे। वहीं एनबीएफसीज और एफएमसीजी स्टॉक्स में गिरावट, लेकिन चुनिंदा मेटल, कैपिटल गुड्स में रौनक। 5% उछाल के साथ वायदा का टॉप गिनर बना के इंडस्ट्रीज। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट पड़े सटीक। नए ऑर्डर से 3% उछाल के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर बीईएल, साथ ही बीडीएल भी मजबूत। उधर स्पॉटलाइट, मैस्कॉट, डॉक में भी रौनक। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर आरबीआई से राहत की वजह से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में रफ्तार। 3 से 4% चढ़े इक्विटास और जना फाइनेंस बैंक। बिग स्टॉक्स में भी हुआ था सटीक एनालिसिस। कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों का जोश हाई। एमसीएक्स करीब 2% चढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। वहीं सीडीएसएल, एंजल वन, बीएससी में भी 2 से 3% की मजबूती। हिल्टन मेटल में लगा 5% का अपर सर्किट। वंदे भारत और एलएचबी फोर्ज्ड व्हील्स बनाने के लिए राइट्स की मंजूरी से शेयर में जोश। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है मंत्री फिल्म अरुण कुमार मंत्री। लेकिन मार्केट का मूड माहौल आपके सामने लेकर आए तो इंटरेस्टिंग है। कैप डाउन शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद बाजार लोअर लेवल से संभलने की कोशिश कर रहा है और क्या शानदार रिकवरी स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप्स में देखने को मिली है। हालांकि निफ्टी अभी भी ½ % नीचे है, क्योंकि ऑटोज, आईटीज यहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। आईटी इंडेक्स 1-1.5% नीचे है, तो यहाँ ये वो पॉकेट से जो निफ्टी को नीचे ड्रैग कर रही हैं। निफ्टी बैंक भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यहाँ भी ½ % के लॉसेस है। लेकिन आप देखिए आईटी इंडेक्स 1% नीचे अभी भी कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप इंडेक्स लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर, क्योंकि सारा इंटरेस्ट इन दोनों सेगमेंट्स में फिलहाल देखने को मिल रहा है। क्या शानदार रिकवरी। अब ½ % ऊपर आ चुका है मिड कैप इंडेक्स। दिन के लोअर लेवल से कंपेयर करें तो 700 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी डेज लो से 250 पॉइंट रिकवर हुआ है और अब ½ % ऊपर ये भी ट्रेड कर रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं जो मार्केट की ब्रेथ है वो इवन होने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी भी झुकाव थोड़ा सा गिरने वाले स्टॉक्स की तरफ ज्यादा है। 1450 शेयर से जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड, 1173 स्टॉक से जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार। अब आप सेक्टोरल मूवमेंट देखिए। पहले वो पॉकेट दिखाते हैं जहां पर एक्शन तेजी का है। डिफेंस इंडेक्स 2.5% ऊपर है। कैपिटल गुड इंडेक्स 1% ऊपर है। फार्मा में खरीदारी थी, अभी थोड़ा फ्लैट हो चला है। मेटल्स में भी एक्शन 1% ऊपर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। ड्रैग कौन कर रहा है? आईटी, जो कि 1.25% नीचे है। ऑटोज 1% का नुकसान है। निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल्स में भी ½ % की कमजोरी। बाकी निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, रियल्टी, ये तमाम वो पॉकेट्स हैं जो कि फ्लैट कारोबार कर रही हैं आज के सेशन में। एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और दिखाते हैं और उसके बाद ट्रेड्स लेने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी को नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं। डेफिनेटली बैंक, आईटी और ऑटोज, ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन होगा जो कि मार्केट को, जो कि निफ्टी को नीचे की तरफ लेकर आ रहा है। आप देखिए एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी, ये वो स्टॉक्स है जो कि नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं और ये मिलकर 180 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहे हैं। लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। अरुण कुमार मंत्री बने हुए हैं। अरुण नमस्कार, बताइए टिल मार्केट क्लोजिंग क्या रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी पर? वो रिकवरी तो नहीं दिखी है जो हमने ब्रॉडर मार्केट में देखी, बट फिर भी डेज लो से थोड़ा सा ऊपर जरूर आए हैं। क्या कर रहे हैं ट्रेडर्स, क्या सजेशन व्यूअर्स के लिए? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए एक्सेलेंट स्क्रीन तो एक्सेलेंट नजर आ रही है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में काफी अच्छा मोमेंटम है। पर स्टिल निफ्टी बैंक निफ्टी अभी भी लैगार्ड रहे हैं और नीचे में 20 डे मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट निफ्टी ने जरूर लिया है। 24,840 850 के आसपास आज के लोज है, तो उसी का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर किसी ने निफ्टी में पोजीशन बनाई है तो 24,840 का स्टॉप लॉस लगाए। बाकी नई खरीदारी की सलाह नहीं है, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन लेके जाने की फिलहाल कोई सलाह नहीं है, क्योंकि अभी भी काफी अनसर्टेनिटी मार्केट में है। तो 24,840 ये निफ्टी में सपोर्ट है, इसी का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में 25,050 से 25,100 इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है नीचे में आज के लोस के आसपास के आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए। 56,000 के आसपास एक छोटा रेजिस्टेंस है, अगर वो निकलता है तो 56,200 तक बैंक निफ्टी भी जा सकता है। पर दीपाली जी मुझे लग रहा है जो मोमेंटम है वो मिड कैप्स में ज्यादा है।
तो इंस्टेड ऑफ इंडेक्सेस अगर स्टॉक्स में ज्यादा ट्रेड करेंगे, वो एक मुझे लग रहा है वहां पे ज्यादा मुनाफा बनने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो बताइए फिर ट्रेड्स कौन से निकाले आपने मिड कैप पॉकेट से? देखिए मार्केट इंटरमीडिएट में अच्छे मूव नजर आ रहे हैं, तो सीडीएसएल में बाई करने की सलाह है। आज ये स्टॉक एफ&ओ के बाहर भी आया है, तो ओवरऑल मोमेंटम मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग है। 1690 का स्टॉप लॉस ला के बाई करें, 1715 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है 1795 से 1800 ये दो टारगेट्स सीडीएसएल में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक अगेन रियल्टी स्पेस से ओबरॉय रियल्टी रहेगा। ओबरॉय रियल्टी में बाई करने की सलाह है। 1924 के आसपास चल रहा है, करंट लेवल पे बाई करें। छोटा स्टॉप लॉस 1900 का लगाएं और 1990 के टारगेट्स रहेंगे। दोनों स्टॉक मुझे लग रहा है अच्छे ब्रेकआउट वाले कैंडिडेट्स हैं और अच्छा मोमेंटम कल तक के सेशन में दिखा सकते हैं। तो सीडीएसएल और ओबेरॉय रियल्टी ये दो ट्रेड्स हैं जहां पर खरीदारी की पोजीशंस आप बना सकते हैं। दोनों स्टॉक्स दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो आपने देखा है 0.5% ऊपर है। दिन के लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी हमने मिड कैप इंडेक्स में आते हुए दिखाई दी है। अब लेकर आते हैं सेलेक्ट पॉकेट। शुरुआत करेंगे तेजी वाली पॉकेट्स के साथ ही और डिफेंस पहले आपके सामने लेकर आते हैं जहां पर अच्छा मोमेंटम है। मैसगांव डॉक देखिए 2.5% ऊपर, भारत डायनामिक्स 2.25% ऊपर है, कोचीन शिपयार्ड 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एक्शन खरीदारी का है। साथ ही नजर डालेंगे कुछ और पॉकेट्स पर, तो फार्मा लेकर आते हैं आपके सामने। इंडेक्स हालांकि आपको उतना वाइब्रेंट दिखाई नहीं देगा, लेकिन मिड कैप्स में आइडियाज हैं जहां पर खरीदारी है। ग्लेनमार्क 3.5% ऊपर, एस्टर डीएम 2% ऊपर, 8% ऊपर ब्लिस टीवीएस फार्मा, ग्रेन्यूल्स इंडिया में भी 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है। एनर्जी स्टॉक्स जहां पर खरीदारी है उसमें चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, अदानी टोटल गैस और ऑयल इंडिया है। यहाँ पर तेजी देखिए 10% ऑलमोस्ट ऊपर चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल 7.25% ऊपर, अदानी टोटल गैस में भी 1.5% की तेजी है। बैंक स्टॉक्स, छोटे बैंक स्पेशली वो प्रेशर में है। जेएनके बैंक 2% नीचे, यूको बैंक 1.5% नीचे, डीसी बैंक 3% नीचे, 1% नीचे साउथ इंडियन बैंक कर रहा है ट्रेड। आईटी स्टॉक्स कमजोर, मिड कैप आईटी में जो नीचे हैं शेयर्स उसमें बिरला सॉफ्ट 1% नीचे, 1.5% नीचे, ओरेकल फाइनेंशियल, जेंसर 1% नीचे और साथ ही सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी 1% का नुकसान है। कुछ और स्टॉक्स जो कि कमजोर हैं आज के सेशन में मिड कैप पॉकेट से, उसमें ओला इलेक्ट्रिक 4.5% नीचे है, 4.25% नीचे गोदरेज इंडस्ट्रीज, पतंजलि फूड्स 2% नीचे, एस्ट्रल 3.25% नीचे कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल। लेकिन एक पॉकेट जो कि आज फोकस में है वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। दरअसल स्मॉल फाइनेंस बैंकों को आरबीआई ने राहत दी। आरबीआई ने FY26 के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नियम आसान किए हैं और डिटेल्स के साथ यतिन हमारे साथ मौजूद हैं। तो यतिन बताइए आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस बैंकों को क्या राहत मिली है और एसएफबी पर ब्रोकर्स की क्या राय है? जी, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। वीकेंड पे आरबीआई का जो सर्कुलर है उससे ये जानकारी मिल रही है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो अभी टोटल लगभग 33-35% करनी है, इसको घटा के अब 20% ही करना है। इसका मतलब ये है कि जो छोटे मझौले लोन्स होते हैं, माइक्रो फाइनेंस लोन होते हैं, जो किसानों को लोन दिए जाते हैं, एग्री सेक्टर को लोन दिए जाते हैं, ओवरऑल इनकी जो कंपलसरी पोर्शन है उसको कम कर दिया गया है, जिससे ऑब्वियसली एसेट क्वालिटी में सुधार होता है, कंपनी के जो ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं वो कम होते हैं। तो कहीं ना कहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए राहत की बात है। राहत की नहीं, इनफैक्ट ये अच्छी खबर है ओवरऑल उनके लोन बुक के लिए, क्योंकि दूसरे डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स को जहां शायद ज़्यादा मार्जिन और ज़्यादा ब्याज दरें होती हैं, वहाँ इनको डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलेगा। ऑब्वियसली इस पे काफ़ी सारे ब्रोकरेज नोट्स भी आए हैं और ब्रोकरेज को भी लगता है ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि जो आरबीआई के प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस हैं वो FY26 में जब इफेक्टिव होंगे ये बैंकों को फ़ायदा करेंगे। इनफैक्ट जो अभी ओवरऑल बुक है उसको कट करके 60% तक लाया जाएगा और ये स्ट्रक्चरल पॉजिटिव है पोर्टफोलियो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और ओवरऑल ग्रोथ पोटेंशियल के लिए। सिटी की भी रिपोर्ट आई है इस पर्टिकुलर आरबीआई के मसौदे पे, और कहीं ना कहीं ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है वो अब 60% कर दिया है, जो पहले लगभग 75% से ज़्यादा था। और कहीं ना कहीं 20% जो लिमिट खुलती है, इस 20% लिमिट को स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत अच्छी तरीके से दूसरे पोर्टफोलियोज में डाइवर्सिफाई किए जा सकते हैं। और सिटी को ये भी लगता है कि जो डाइवर्सिफिकेशन है स्मॉल फाइनेंस बैंक का वो भी अब मुमकिन होगा। तो सारे के सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक, चाहे वो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, उत्कर्ष हो, सारे के सारे स्टॉक्स में 2 से 5% के बीच आप इंट्राडे तेजी देख रहे हैं।
शुक्रिया आपका इतनी डिटेल्स बताने के लिए। तो स्टॉक्स हमारे सामने जहां पर हर निशान में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर एक राय ले लेते हैं जो कि 2.5% ऊपर, इनफैक्ट 3.25% ऊपर कर रहा है ट्रेड। एक बार देखिए अरुण, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को, और बताइए क्या राय आपकी। न्यू स्पेसिफिक मूव स्टॉक में देखने को मिल रहा है, बट चार्ट्स पर कैसा लग रहा है स्टॉक? देखिए सभी स्टॉक्स में से इक्विटास में रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। अभी तक ये स्टॉक उतना चला नहीं है, तो 66 के आसपास है, इसके आसपास ही बाई करके चल सकते हैं। 63 का स्टॉप लॉस लगा है। ऊपर में 74 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा व्यू लंबा रखते हैं तो मुझे लग रहा है 74 75 तक के लेवल्स स्टॉक में आ सकते हैं। तो करंट लेवल पे भी बाई करें। 63 का स्टॉप लॉस लगा है। 75 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रह रही इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 66 के आसपास ट्रेड करते हुए। चलिए, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर ऑलरेडी हम लगातार मोमेंटम तेजी की तरफ देख रहे हैं ईरान इजराइल टेंशंस के बीच में, और अब ब्रेंट का भाव $78 के पार निकल गया है। दरअसल ईरान इजराइल लड़ाई में अमेरिका के कूदने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का खतरा बढ़ गया है। क्या है डिटेल बताने के लिए हुरमास फताकिया हमारे साथ मौजूद हैं। तो हुरमास, सबसे पहले तो ये बताइए कच्चे तेल की सप्लाई के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है? जब से ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई है, एक कमोडिटी जिसका बार बार जिक्र किया जाता है वो है कच्चा तेल। और बात जब कच्चे तेल की आती है तो एक इलाके का बार बार जिक्र किया जा रहा है, वो है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब कल जब यूएस ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, उसके बाद ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव जो है वो पारित किया है। मगर क्या इसके बाद ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ संसद में पारित हुआ है। अंतिम फैसला जो है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? कहां है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? ये ओमान और ईरान के बीच एक संकरा जलमार्ग है, और यहां पर जो है खाड़ी देशों को ये हिंद महासागर से जोड़ने का काम करता है। और ये शिपिंग लाइन जो है सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है, और इसकी सिग्निफिकेंस आपको इसलिए पता चलेगी क्योंकि दुनिया का सबसे अहम तेल ट्रांजिट पॉइंट ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। हर चौथा कच्चे तेल का जहाज यहां से होकर के गुजरता है, यानी कि एशियाई देशों की 44% ऑयल सप्लाई जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है, और ओपेक देशों की भी ज्यादातर सप्लाई जो है इस इलाके से की जाती है। अब अगर इसे हम नंबर्स के जरिए एक्सप्लेन करें तो तेल और गैस की 20 से 30% सप्लाई और लगभग 3000 जहाज हर महीने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरते हैं। और इसे और ज्यादा नंबर्स में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो 2 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल और 29 करोड़ क्यूबिक मीटर से ज्यादा गैस की सप्लाई जो है इस इलाके से की जाती है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भले एक संकरा जलमार्ग हो, लेकिन इसकी जो सिग्निफिकेंस है, इसका जो महत्व है वो कई ज्यादा है। इस वजह से ये एक बहुत अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट, एक स्टैंड ऑफ पॉइंट बन चुका है ईरान और इजराइल के बीच की इस जंग में। हुरमास, वहीं अगर हम इंडिया पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या रेलेवेंस है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए कितना अहम है? जैसे ही कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने मिली है, सबसे बड़ा सवाल ये देखने को मिल रहा है कि भारत पर इसका क्या नतीजा देखने को मिलेगा। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक नेट इंपोर्टर है कच्चे तेल का। प्रतिदिन लगभग 5 से 6 मिलियन बैरल की जो है आयात की जाती है तेल की भारत से, जिसमें से लगभग 1.5 से 2 मिलियन बैरल जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा आयात किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें एलएनजी सप्लाई की, तो भारत की एलएनजी सप्लाई कहां से आती है? आधा हिस्सा जो है घरेलू सोर्सेज से आता है, बाकी का जो है कतर और गल्फ देशों से किया जाता है, और कतर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल नहीं करता है। तो ये एक पॉजिटिव बात है भारत के लिए। अब अगर तेल की सप्लाई का पिक्चर अगर हम देखें तो 90% जो तेल की जरूरत है वो इंपोर्ट्स के द्वारा की जाती है, जिसमें से 40% इंपोर्ट्स जो है वो वेस्ट एशिया द्वारा किए जाते हैं, और 38% इंपोर्ट्स जो है वो रूस द्वारा होते हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हुआ तो भारत पर इसका क्या असर होगा? कल भी हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह बयान दिया था कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। भारत का तेल जो है लगभग 40 देशों से आयात किया जाता है, तो ऑप्शंस है कई सारे, और भारत के पास पर्याप्त तेल का भंडार है, जिससे चिंता का कोई कारण होने का सवाल पैदा नहीं होता। अब भारत को रूस का सहारा भी इसलिए है क्योंकि रूस अब भारत का सबसे बड़ा इंडिविजुअल सप्लायर बना है। जैसे कि हमने पहले भी कहा, 38% हिस्सा जो है वो रूस से आता है, और सुएज नहर या फिर प्रशांत महासागर से जो है रूसी तेल की सप्लाई की जाती है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद
हो भी गया तो अगर हम बात करें, अगर दूसरे विकल्प अगर देखे जाए तो भारत के पास दूसरे विकल्प कौन से हैं? यूएस है, ब्राजील, नाइजीरिया, एंगोला से भी आयात बढ़ाया जा सकता है। इनमें से ज़्यादातर देश जो है ओपेक के भी सदस्य है, वहाँ से आयात किया जा सकता है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो दुनिया पर इसका क्या असर होगा? जाहिर बात है कि तेल और गैस की सप्लाई जो है वो बाधित होगी। तेल और गैस की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखने मिलेगा, जैसे हम कच्चे तेल की कीमतों में देख भी रहे हैं, और फ्रेट चार्जेस में बेतहाशा उछाल देखने मिल सकता है, जिस वजह से ये शिपिंग कंपनीज भी फोकस में आ सकती है। महंगाई बढ़ने का खतरा हो सकता है, जैसे कि फेड ने भी ये चेतावनी दी है, और ग्लोबल इकोनॉमी को मंदी का खतरा हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं। तेल की कीमतों में उछाल है, अभी तक इस जंग के खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत के पास पर्याप्त भंडार है, ऑप्शंस भी कई सारे हैं, तो चिंता का विषय शायद यहां ज्यादा ना बने। थैंक यू हरमास, डिटेल में इस पूरी खबर को समझाने के लिए और इसके रेलेवेंस इंडियन मार्केट्स के लिए क्या है वो बताने के लिए। इसी के साथ आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश होने के बाद डीजीसीए सेफ्टी ऑडिट में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत डीजीसीए रूटीन ऑडिट के अलावा स्पेशल ऑडिट भी करेगा। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम अंचंदा हैं। असीम, बताइए क्या तैयारियां हैं डीजीसीए की, क्या कदम उठाए जा सकते हैं सेफ्टी पर्सपेक्टिव से? पिछले कुछ दिनों में हमें दो एविएशन में क्रैश देखने को मिले हैं। पहला तो अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, और दूसरा केदारनाथ के अंदर भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तो और आप पिछले कुछ दिनों में अगर ये भी देखा होगा कि बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, रीशेड्यूल हो रही हैं, तो पूरे एविएशन सेक्टर के अंदर एक डर सा बैठ गया। इस डर को दूर करने के लिए जो डीजीसीए है, जो एविएशन रेगुलेटर है, वो इसका पूरा 360 ऑडिट करने की तैयारी कर रहा है। चाहे वो शेड्यूल फ्लाइट्स हो, नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स हो, कार्गो फ्लाइट्स हो, एमआरओ ऑपरेशन हो, इन सब का डीजीसीए को अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनका ऑडिट करने के लिए तैयारी कर रहा है। सबका एक ऑडिट किया जाएगा, और उसके बाद सब डिपार्टमेंट से जो भी कमियां देखने को वहां पर मिलेंगी उन्हें दूर करने के लिए कहा जाएगा। तो उस डीजीसीए को उम्मीद है कि एक बार ये सारी कमियां दूर हो जाएंगी तो एविएशन सेक्टर के ऊपर दोबारा से भरोसा जो भी दूर हो गया, वो दोबारा से जो सेक्टर के जो लोग हैं या फिर जो उसके ऊपर पूरा दोबारा से भरोसा कर पाएंगे। तो इसलिए पूरा 360 डिग्री ऑडिट करने की तैयारी की जा रही है। शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो इंपॉर्टेंट खबर और सेफ्टी ऑडिट में बड़ा बदलाव होने की पूरी तैयारियां।